हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एचआर विश्वकर्मा फ्रॉम एचआर एकेडमी धनबाद। और आज बने हैं हम इकोनॉमिक्स को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये एनसीईआरटी के बुक्स क्लास 11 के हैं, जो कि आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखने का काम करेंगे कि आखिर कि एकदम नीचे में बाकी सब अगर आखिर इसमें पढ़े तो पढ़े क्या, कौन सी सिलेबस, कौन सा कंटेंट इसमें डाला गया। तो आप देखोगे कि विषय सूची में क्या क्या आपको पढ़नी है। तो जैसे यूनिट 1 में विकास नीतियाँ और अनुभव, ये आपको 1947 से 90 तक की विकास पॉलिसी और अनुभव के बारे में बताए जाएंगे। जो कि यूनिट 1 में आपको अध्याय 1 चैप्टर 1 लेसन 1 में स्वतंत्रता से पहले संध्या पर बोले तो स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर फोकस किए जाएंगे। लेसन 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक पर फोकस किए जाएंगे। इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना, कृषि, उद्योग, व्यापारिक नीति पर फोकस किए जाएंगे। यूनिट 2 पर आते हैं तो आर्थिक सुधार 1951, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर भी चर्चा किए जाएंगे। और यूनिट 2 के अंतर्गत लेसन अध्याय 3 आता है, इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस पर फोकस करने का काम करेंगे। यूनिट 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों पर फोकस करेंगे। अध्याय 4 जिसमें निर्धनता कौन है, उसकी पहचान कैसे होती है, इन सारी बातों पर फोकस करने का काम करेंगे। भारत में निर्धनों की संख्या, निर्धन क्यों होते हैं, उसकी नीतियाँ और कार्यक्रम क्या है, ये सारे फोकस करेंगे। अध्याय 5 भारत में मानव पूंजी का निर्माण, और इस पर फोकस करना है मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत, विकास, उसके निर्माण की स्थितियाँ, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, भविष्य की संभावनाएं। लेसन 6 ग्रामीण विकास, लेसन 7 रोजगार समृद्धि, औपचारीकरण, अन्य मुद्दे, लेसन 8 आधारिक संरचना। तो ये 8 मुद्दे हैं, फोकस करेंगे। और इसके अलावा आप देखोगे अध्याय 9 में पर्यावरण और धारणीय विकास पर फोकस करेंगे। इकाई 4 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास के अनुभव पर फोकस करेंगे। अध्याय 10 भारत और पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास पर फोकस किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे हम लोग बने रहेंगे। जो कि आज का सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा क्या, विकास नीतियाँ और अनुभव। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। आप देखोगे ये जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आखिर ये ज़रूरी क्यों है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम इस पे फोकस करेंगे, जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास, गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। इन बातों पर फोकस करने का काम करेंगे। और आगे बढ़े उससे पहले फोकस हम करते हैं, एक महान कहा जा रहा है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, जो 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय रह चुके थे। इनका कुछ स्टेटमेंट है, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो सोचिए कि पूरी तरीके से फोकस किए रहे विक्टर अलेक्जेंडर हमारे भारत पर फोकस कर रहे हैं। आप देखोगे कि हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, तो पूरी तरीके से आर्थिक विकास पर फोकस करने का काम करेंगे। और कहा जा रहा है भारत का आर्थिक विकास
विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल विशेषताओं की जानकारी देना। ध्यान दीजिए फिर से, इसका ये टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मुख्य विशेषता क्या है कि आर्थिक व्यवस्था बोले तो आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। कहा जाता है ना कि अगर आप अपने वर्तमान को सुधार करना है तो आप अतीत को लेकर चलने का काम करें। आप अपने पास्ट को फोकस कीजिए, उससे क्या होता है, जो गलतियां होती है उसको सुधार करने का मौका मिलता है। कहा जा रहा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पहले देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों को स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य, तो भारत में जो औपनिवेशिक शासन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। तो जाहिर सी बात है, आप देखोगे, फिर से ध्यान देंगे, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक आधार था तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चा माल पर फोकस किया जा रहा था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। आप देखोगे, स्पेशली फोकस हम करते हैं औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, यानी वो अपनी स्वतंत्र था अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। अभी ना आप देखोगे कि हमारे मुख्य स्रोत कृषि के अलावा परिवहन है, फैक्ट्रियां हैं, क्या बोलेंगे, पशुपालन है। लेकिन जब कृषि थी उस समय भी विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती और रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। मतलब कृषि तो था मेन, लेकिन उसमें सूती, रेशमी, धातु, बहुमूल्य रत्न आदि से क्या थे, विश्व भर में सुविख्यात थे। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छे सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत
इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने अभी बात की थी कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जब इंग्लैंड में आप देखोगे वहाँ पर औद्योगिक देखने को मिल रहा था, तो भारत को कच्चा माल के लिए पूरी तरीके से प्रशस्त किया जा रहा था। कहा जा रहा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको तो अपना फ़ायदा देखना था, और जितनी भी आय होती थी भारत में वो सारे ब्रिटिश अपने ब्रिटेन को भेजा करते थे। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, इनका नाम कभी ना भूले। इनके अलावा विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी राव तथा आरसी देसाई प्रमुख रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर आप दादा भाई नौरोजी, वी राव, आरसी देसाई को याद रख सकते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पे कि औपनिवेशिक काल के दौरान किसके अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो डॉक्टर राव के। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम हो रही है। तो कितने से कम हो रही है? वार्षिक 2% से कम हो रही है, तथा कम ही रही है। प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गए। तो देखिए, तो यहाँ पर फोकस क्या गया कि आप देखोगे कि भारत की जो राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि 2% से कम ही रही है, और प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है, प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति वृद्धि दर मात्र 0.5% ही रह गई है। तो ध्यान दीजिए, कब की बात की जा रही है? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, 20वीं शताब्दी की बात की जा रही है। अब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक क्या थी? 2% से कम ही रही, और उत्पाद प्रति व्यक्ति कितना? 0.5% ही रह गए थे। नेक्स्ट आप देखोगे, कृषि क्षेत्र पे फोकस करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या, तो सोचिए 85% जनसंख्या क्या है? कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली। तो याद रखें, कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? तो भू व्यवस्था प्रणाली। और वो भू व्यवस्था प्रणाली किसके द्वारा? औपनिवेशिक शासन द्वारा। और औपनिवेशिक शासन समझ में आ रहा है किसको बोला जा रहा है? ब्रिटिशों को। तो कहा जा रहा है भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों के होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे।
किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा, सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व व्यवस्था का, राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उसके अनुसार तो जो राजस्व व्यवस्था होती थी तो सरकार के फंड में जमा करने का पहले ही निर्धारित था। उसके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। तो देखिए, किस कृषि भू व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत किस पर फोकस किया जा रहा, पूरी तरीके से किसानों पर। लेकिन राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या, जमींदार भी बचे नहीं थे, है ना, वो भी अछूते नहीं थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि क्या ब्रिटिशों का दबाव जमींदारों पर, जमींदारों का प्रभाव किस पर, दबाव किस पर, किसानों पर दिया जा रहा। लगान, दंभ टैक्स, लगान वसूलने पर ध्यान दिया जा रहा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया जा रहा कि उनको अगर सुविधाएं दी जाए तो प्रोडक्शन भी होंगे, किसानों की अर्थव्यवस्था भी सुधरेंगे, टैक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो आप देखोगे किसान ज़्यादा टैक्स नहीं दे पा रहे तो उनको भी प्रॉब्लम, जमींदार वसूल के नहीं दे पा रहे तो उनको भी प्रॉब्लम। तो क्या किसानों की दुर्दशा के साथ साथ जमींदारों की दुर्दशा भी बिगड़ेंगे या नहीं बिगड़ेंगे? किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण, भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना ही तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा देखने को मिलते थे। आप देखोगे आगे बढ़े, इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं उस पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। जैसे आप देखोगे, यहाँ दिख रहा है बंगाल का सूती वस्त्र उद्योग। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, ध्यान देंगे। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। इसका मतलब मलमल किस तरह का कपड़ा है? सूती। इसका निर्माण क्षेत्र क्या है? ढाका के आसपास, जो अभी पूरी तरीके से बांग्लादेश में चला गया। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था और विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। क्या है शाही मलमल या मलमल खास? इसका मतलब यही था कि कपड़े को शाही परिवार के उपयोग के योग्य मानते थे।
मतलब ये मलमल जो सूती कपड़ा है सिर्फ जो राजघराने के हैं सिर्फ वही यूज करने का काम करेंगे। आप देखोगे जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान भारत को देखने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मलमल प्रोडक्शन क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए। तो याद रखेंगे, और जो फैक्ट्रियाँ थी वो हमारे भारत में थी। तो बांग्लादेश के अलग होने के बाद जो प्रोडक्शन क्षेत्र तो बांग्लादेश में रह गए, लेकिन जो मशीनी वाले जो क्षेत्र थे, फैक्ट्रियाँ थी, वो हमारे भारत में रह गए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट कुछ और भी छोटी छोटी बातें उस पर फोकस करते हैं। जैसे आप देखोगे पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि, 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, तो याद रखिए बर्नियर फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का, ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है। तो देखिए जितने भी आप देखोगे यात्री आया करते थे या इतिहासकार आया करते थे, तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं हमारे भारत को जिस रूप में देखते थे उस रूप में वो अपनी किताब में वर्णन करने का काम करते थे। बर्नियर जब आए तो उसने वर्णन किया कि अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। तो ध्यान दीजिए, ये बर्नियर कह रहे हैं मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। तो किसके बारे में बोला जा रहा? बंगाल के बारे में बोला जा रहा है। किस देश से तुलना किया जा रहा? मिस्र से तुलना किया जा रहा। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गियाँ, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। 17वीं, और आप देखोगे यहाँ बगल में एक पिक्चर भी दिया है, इसमें आप देख सकते हो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिहीनता देखने को मिल रही है। 17वीं शताब्दी में अपने देश भी कृषि समृद्धि के बारे में लिखे और लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना करें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उससे पहले कुछ बुक पर फोकस करने का काम करें। जैसे आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, तो याद रखें इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक? राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक। अब बहुत मतलब कि बहुत ज़रूरी है। इस पुस्तक से आप देखोगे बहुत जानकारी मिलती है। क्या मिलेंगे? स्वतंत्र भारत के मानचित्र की, अंग्रेजी शासन के भारत से मानचित्र से तुलनात्मक दिखेगा, देश का कौन कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इस तरह के बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। फिर आप देखोगे नेक्स्ट बुक देखने को मिलेंगे रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक, जिसको बोलते हैं आरसी दत्त भी बोलते हैं, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, और एक आप ये 2 तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसी भी आप देख सकते हैं BH बेडेन पावेल का पुस्तक है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये 3 पुस्तक आप देख सकते हो जो कि 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहेंगे भारत के औद्योगिक क्षेत्र और आगे कुछ बिंदुओं को लेकर। तो सब्सक्राइब्स के साथ बने रहे। धन्यवाद।